हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। बात कर रहे हैं हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के सेकंड चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की। इसका एक इंट्रोडक्शन एंड प्लाज्मा का इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज कि जो ब्लड के दूसरे कंपोनेंट्स हैं जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, इनमें क्या क्या चीजें हैं और इनके कुछ थोड़े बहुत जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन या आप कह लीजिए कि एक आइडिया है हमको इनके बारे में, बट इनको आज हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लड, ठीक है, हम लोगों ने जो पिछला वीडियो देखा था उसमें हमने ये देखा था कि जो आपका ब्लड है, राइट, उसमें एक तरफ तो हमने प्लाज्मा स्टडी कर लिया था, ठीक है, प्लाज्मा स्टडी कर लिया, उसमें जो पार्ट्स हैं वो स्टडी कर लिए। वी स्टडीड की स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड है, फिर मोस्ट ऑफ इट इज ऑल वाटर, कुछ प्रोटीन्स हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली थी, राइट। सो प्लाज्मा इज डन। आज जिन चीज की हम बात करेंगे वो चीजें हैं आपकी formed elements, ठीक है। So here we begin your formed elements, ठीक है। अभी जो formed elements है इन्हीं को हम cellular elements भी कहते हैं। क्या कहते हैं? cellular elements, ठीक है। अब ये जो cellular elements है फर्दर हम इनको डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में, ठीक है। फर्स्ट एक मिनट, ओके, यस, फर्स्ट आर योर आरबीसीज, ठीक है। आरबीसीज जो कि हैं आपके रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, राइट। इसके अलावा इनका दूसरा नाम क्या है बेटा? दूसरा नाम इज एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स कैसे? क्योंकि जो एरिथ्रोस होता है, एरिथ्रोस जो होता है आपका, इट मींस रेड, ठीक है। तो जो रेड कलर है आपका वो एरिथ्रोस की वजह से है, सो दैट इज व्हाई इनको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। अब एक चीज समझने की कोशिश करिएगा कि जो हमने कल देखा था, ठीक है, जो हमने देखा प्लाज्मा आपका 55 to 60% ऑफ होल ब्लड था, ठीक है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स या आपके सेल्यूलर एलिमेंट्स कितने हो गए? 40 to 45%। उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई अबंडेंट है, ठीक है, तो वो है आपके आरबीसीज। आरबीसीज का नंबर जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है ऑफ ऑल द फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर मेरे को इनका नंबर ही जानना हो या समझना हो तो इट इज 4.5 to 5 मिलियन, लेकिन क्या? पर क्यूबिक एमएम। पर क्यूबिक एमएम का मीनिंग क्या है? यानी अगर मैं 1 mm का एक क्यूब बनाती हूं, ठीक है, अगर मैं एक 1 mm का क्यूब बनाती हूं तो इसमें कितने आरबीसीज आ जाएंगे? नियरली 4.5 to 5 मिलियन। जनरली जो फीमेल्स होती हैं उनमें आरबीसीज का काउंट थोड़ा सा लो होता है, जनरली, नॉट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। जनरली कॉमनली जो आपकी लेडीज होती हैं, विमेन होती हैं, उसमें आपके आरबीसीज का काउंट थोड़ा कम होता है। मेल्स में इट इज 5 मिलियन नियरली, ठीक है। अच्छा, आरबीसी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको ध्यान रखनी है और जाननी है वो है कि इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है इसका? हीमोग्लोबिन। नो वी ऑल नो कि ये जो हीमोग्लोबिन है आपका ये कितना इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन जो होता है आपका, हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग योर ऑक्सीजन एंड इवन योर कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुई, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, व्हाट वी टुक वाज ऑक्सीजन। अब वो लेके फिर हार्ट में आएगा, देन इट विल गो टू द टिश्यूज। तो जो ऑक्सीजन की या टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग है वो किसके साथ होगी? वो हीमोग्लोबिन के साथ होगी। वो कहाँ प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है आपके आरबीसीज में, ठीक है। अच्छा, आरबीसीज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये होते हैं, साइड से अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है, डंबल जैसे दिखते हैं। डंबल जैसे क्या दिखते हैं? ये जो आपके आरबीसीज हैं ये दोनों तरफ से कॉनकेव होते हैं। अच्छा, ये कॉनकेव होते हैं तो इनका सरफेस एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है,
सरफेस एरिया बढ़ गया तो जो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं आपकी बढ़ जाएगी। तो ये जो बाइकॉन्केव है, इनका नेचर, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर सरफेस एरिया। ठीक है, साथ ही आपके जो आरबीसीज होते हैं इनमें कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है। ठीक है, none of the cell organelles are present। ठीक है, कोई आपका सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है इसमें। अब क्योंकि कोई सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है तो इनके पास बहुत ज्यादा जगह है, बहुत ज्यादा एरिया है, तो ये मोर देन इनफ ऑक्सीजन आपकी कैरी कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और, व्हेन दे रेडिली कंबाइन विद योर ऑक्सीजन, ठीक है, हीमोग्लोबिन और जब ऑक्सीजन आपके जब कैरी कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या कहेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मैं क्यों बता रही हूं ये? क्योंकि जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये कंपाउंड बनाएगा उसको हम कहेंगे कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। क्या कहेंगे? लंबा चौड़ा नाम है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। अब ये जो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन है या फिर इवन आपका जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको टिश्यूज में जाके डिसोसिएट होना है। टिश्यूज में ये जाएंगे तो अगर ऑक्सीजन आपकी अलग नहीं होती है हीमोग्लोबिन से या आरबीसी से, ठीक है, तो वो टिश्यूज तक कैसे पहुंच पाएगी? और टिश्यूज तक नहीं पहुंचेगी तो ऑब्वियसली हमारे टिश्यूज डिप्राइव होंगे। सेम गोज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो। अगर बहुत ही स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा तो आपकी लंग्स में जाके उसको अलग होना है, राइट? तो ये चीजें देखते हुए स्टेबल कंपाउंड बहुत नहीं है, बट हाँ एक चीज और डिफरेंस है कि जो आपका कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन है ये थोड़ा ज्यादा बेटर स्टेबल कंपाउंड होता है। ओके, दिस इज मोर अनस्टेबल, राइट? इसीलिए कहीं ना कहीं जो आपकी ब्रीदिंग है ऑक्सीजन पे ज्यादा फोकस ना होके आपकी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड पे करती है। अगर वो वीडियो देखा था जो मैंने जिसमें आपको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर वगैरह वाला बताया है कि हाउ आवर बॉडी रेगुलेट्स आवर रेस्पिरेशन, तब आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई बात कि आपकी किस तरीके से हो रहा है। एक्चुअली जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसकी solubility, इसकी affinity compared to oxygen कहीं ज्यादा है। This is the reason it is able to form a better compound, या readily वो कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन के साथ कंपाउंड बना लेगी आपका। ठीक है, अब तो ये हो गया। तो हमने क्या देखा? दे आर वेरी माइन्यूट। नंबर मैंने आपको बता दिया है। बाइकॉन्केव सरफेस है जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया है, प्लस क्योंकि ये बहुत माइन्यूट है, कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है, तो कितना भी छोटी से छोटी कैपिलरी हो, है ना, ये उसमें इजीली ट्रैवल कर जाते हैं, तो ये हर जगह पहुंच जाते हैं। सो ये आपके आरबीसीज का फायदा है, राइट? अब आरबीसीज के बारे में अगर हम बात करें, ये बनते कहाँ हैं? एवरीबडी शुड नो दिस, दे आर फॉर्म्ड इन योर रेड बोन मैरो। कहाँ बनते हैं? रेड बोन मैरो में। इसी के साथ इसका लाइफ स्पैन जान देते हैं। इनका लाइफ स्पैन है 120 डेज। कितना है? 120 डेज। यानी कि आज अगर आपका एक आरबीसी बना है तो आफ्टर 120 डेज इट विल डाई। अच्छा, कहां जाके इनकी डेथ होती है? द प्लेस इज स्प्लीन। एक छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन आपका स्प्लीन। डब्ल्यूबीसीज लिम्फ से रिलेटेड जब हम चीजें पढ़ेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इज योर स्प्लीन। ठीक है, तो स्प्लीन में आपके जाके इनकी डेथ होती है, एंड दिस इज द रीजन स्प्लीन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ठीक है, अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है जो हीमोग्लोबिन है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है इसको हम दो पार्ट में कंसिडर करते हैं। जो पार्ट है आपका हीम, दिस इज कमिंग फ्रॉम हीमिन, जिसका मीनिंग है आयरन। ठीक है, इट इज आयरन। ग्लोबिन जो होता है बच्चा, ग्लोबिन इज योर प्रोटीन। क्या होता है? ग्लोबिन आपका प्रोटीन। सो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब आरबीसी की डेथ होती है तो जो हमारा हीमिन पार्ट होता है, हीम पार्ट, ठीक है, उसको हम रिटेन कर लेते हैं, उसको हम रिटेन कर लेते हैं बिलीरुबिन, एंड दिस इज हाउ योर फीसेस और योर एक्सक्रीटा गेट्स द येलो कलर। ठीक है,
तो ये चीज भी वहीं से आ रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर आरबीसीज इन अ नटशेल। अगर आप देखें तो हर चीज ध्यान से देख सकते हैं, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। अगर कोई चीज रह गई हो, वी कैन ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। सरफेस एरिया का मैंने बता दिया है। हाँ, जनरल वैल्यू हम देख सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन की होती है, इट इज 12 to 16 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये इनकी जनरल वैल्यू है। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो डॉक्टर एडवाइस करता है कि थोड़ा सा आयरन रिच फूड खाइए, राइट। So this was all about your RBCs or your erythrocytes. Now let's move on to the next one, जो कि है आपके WBCs, ठीक है। WBCs या फिर जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है। हालांकि इनको व्हाइट ब्लड सेल्स की जगह ब्लड कंसिडर नहीं करना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इधर इन द टिश्यू, लिम्फ में होते हैं, या दे आर जस्ट रोमिंग अराउंड कि भैया कहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसको हमको खत्म कर देना चाहिए, या फिर जिसको वी हैव टू टेक केयर वेदर इट्स अ वायरस और अ बैक्टीरिया, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स, राइट। नाउ ल्यूकोसाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनका जो फंक्शन है वो है डिफेंस का, वो है इम्यूनिटी का, ठीक है। ये दो फंक्शंस जो हैं ये इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं, राइट। WBCs इतना ज्यादा हम जो कहेंगे कि डिफेंस या इम्यूनिटी से रिलेटेड है, तो भी इनका नंबर जो है इट इज वेरी लेस, ठीक है। दे आर अबाउट 6000 to 8000 per mm³ ऑफ योर ब्लड, ठीक है। तो यानी जो हमने आरबीसीज देखे थे, आरबीसीज तो हमारे बहुत ज्यादा थे, बट अगर हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसीज की, तो डब्ल्यूबीसीज का नंबर कम है, बट अगेन दे आर वेरी इफेक्टिव, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज को एक्चुअली हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके ग्रैन्युलोसाइट्स और एक होते हैं आपके अग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। या फिर ग्रैन्युलर या अग्रैन्युलर भी कह सकते हैं। ये जो ग्रैन्युलर या जो अग्रैन्युलर पार्ट आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि डिपेंड करता है कि साइटोप्लाज्म में, ठीक है, आपके ग्रैन्यूल्स है या नहीं, ठीक है। साइटोप्लाज्म में आपके ग्रैन्यूल्स हैं कि नहीं, ये डिपेंड करता है। अच्छा, अब ग्रैन्युलोसाइट्स में 3 टाइप्स हैं फर्दर, न्यूट्रोफिल्स, basophils, and third one is your eosinophils. सबसे बड़ी बात है कि जो आपके आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज हैव न्यूक्लियस, एंड एक नहीं, इनमें तो कई बार, इनफैक्ट न्यूट्रोफिल्स में तो आपके 3 से 4 लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं। तो अगर न्यूट्रोफिल अगर कभी बनाना हो तो जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा एक चीज और, शेप याद आ गया मुझे, शेप जो होता है आरबीसीज का, ठीक है, जनरली हम बनाते हुए राउंड बना देते हैं, बट शेप होता है अमीबॉइड। अमीबॉइड का मतलब क्या है, कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई भी आपका फिक्स शेप नहीं है, इट कैन मूव लाइक अमीबा, और इसी वजह से ये कैपिलरीज के बीच में से निकल के बैक्टीरिया पे अटैक कर सकता है, ठीक है। सो हमने जैसे कहा न्यूट्रोफिल्स सर्कुलर बना लेते हैं ताकि याद रह जाए, तो इसमें इस तरीके से, ठीक है, जो आपका न्यूक्लियस होता है इट इज डिवाइडेड इनटू फर्दर लोब्स, ठीक है। इस तरीके से ये आपके लोब्स में बना हुआ होता है। तो जैसे मैंने कहा कि आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 to 4 लोब्स, सो ये न्यूट्रोफिल्स हो गए। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। इनका लाइफ स्पैन जो होता है, जैसे हमने कहा वहां पे आरबीसी का लाइफ स्पैन इज अबाउट 120 days, इनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा वेरी करता है। इनका लाइफ स्पैन जो है एवरेज अगर हम निकालें तो 2 weeks के आसपास आएगा, बिकॉज न्यूट्रोफिल्स कुछ घंटों में ही मर जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब अगर आपका बैक्टीरिया यहाँ है, ठीक है, दे विल कम स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट, राइट, अमीबा की तरह, एंड दे विल एनगल्फ इट। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इनकी लाइफ जो होती है सिर्फ कुछ घंटे होती है। तो जस्ट इमेजिन कि ये जो आपके न्यूट्रोफिल्स हैं इनका कितना ज्यादा प्रोडक्शन होता होगा कि ये हर घंटे मरते हैं। दे आर प्रोड्यूस इन बिलियंस इन अ बॉडी एवरी सिंगल डे, ठीक है। बेसोफिल्स की बात करें,
बेसोफिल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक डाइज, ठीक है। सी जो इनके नेम्स हैं ये किस डाई से स्टेन होते हैं उसके ऊपर रखा गया है। जैसे बेसोफिल है ये मिथिलिन ब्लू से स्टेन होते हैं, बेसिक डाइज से। इनका भी फंक्शन है। इओजिनोफिल्स हैं ये इओजिन जैसी एसिडिक डाइज से स्टेन होते हैं, तो इनका अलग फंक्शन है। सो ये जो लेकिन डिफेंस और इम्यूनिटी आप देख रहे हो राइट, वो होता है। जैसे कि मैंने कहा कि आपके बेसोफिल्स जो हैं, ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को अटैक करना। इओजिनोफिल्स, बेसोफिल्स एलर्जिक रिएक्शंस देना, हेपारिन, हिस्टामिन जैसे केमिकल्स उनको बाहर निकालना ताकि एलर्जिक रिएक्शन आ सके, इन्फ्लेमेशन के साइंस आ सके। सो ये सारे आपके ग्रैन्युलोसाइट्स के काम है, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अग्रैन्युलर टाइप्स, उसमें आपका आएंगे लिम्फोसाइट्स एंड योर मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो है आपके ये मैक्रोफेजेस में तब्दील हो जाते हैं on seeing a bacteria or a virus or any foreign body and they try to engulf it और उसको तुरंत खत्म करने की कोशिश करते हैं। These are the largest macrophages जो बनते हैं मोनोसाइट्स, ये सबसे बड़े होते हैं। लिम्फोसाइट्स सबसे छोटे होते हैं। तो जो अग्रैन्युलर हैं जहां पे आपके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं है, ये सबसे छोटे और सबसे बड़े WBCs माने जाएंगे। इसके अलावा B and T लिम्फोसाइट्स होते हैं, बच्चा ये मेमोरी सेल्स जो एंटीबॉडीज बनाते हैं। जब हम एड्स टू हेल्थ देखेंगे, इम्यूनिटी देखेंगे, देन यू विल रियलाइज दैट हाउ इंपॉर्टेंट दीज WBCs आर, जो ये एंटीबॉडीज बना रहे हैं, ठीक है। सो ये एक तरीके से आपकी WBCs की कहानी है, जहां पे मेन इनका फंक्शन है डिफेंस, मेन इनका फंक्शन है इम्यूनिटी, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे लास्ट वाले जो यू कैन से कि फॉर्म्ड एलिमेंट है, प्लेटलेट्स, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम? थ्रोम्बोसाइट्स। इनका सबसे बड़ा फंक्शन क्या है? इनका सबसे बड़ा फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग पे एक मैं बहुत बड़ा और पूरा कैस्केडिंग स्टेप्स वाला वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपसे मिस हो गया है यू कैन सर्च और आई लिंक इट अप ओवर हियर ताकि आप देख लो। हाउएवर आई मेक इट अगेन, ठीक है, फिर से मैं एक बार बना दूंगी पूरी स्टेप्स के साथ, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए कि एक्चुअली कैसे होता है। ब्लड क्लॉटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है या फिर देर आर सर्टेन डिजीजेस जैसे कि आपकी हीमोफीलिया जो आपकी जेनेटिक डिजीज है ना, इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। देयर इज अ फैक्टर दैट इज प्रेजेंट इन प्लेटलेट्स, प्लाज्मा में होता है रादर, बट शुरुआत होती है आपकी प्लेटलेट से। प्लेटलेट्स को जैसे ही जरा सी भी चोट लगी, ठीक है, एक पूरी स्टेप वाइज ऐसे करते हुए एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीजें शुरू होती हैं एंड अ क्लॉट इज फॉर्म्ड, ठीक है। क्या फॉर्म होगा? क्लॉट, जिसको हम थ्रोम्बस भी कहते हैं बच्चा, ठीक है, इसीलिए थ्रोम्बोसाइट्स नाम है, राइट। तो होता क्या है, जैसे प्लेटलेट्स को चोट लगती है वो एक चीज रिलीज करती है। वो चीज के रिलीज होते ही प्लाज्मा में, अगर आपको याद हो कल जब हम पढ़ रहे थे प्लाज्मा में एक चीज मैंने बताई थी, प्रोटीन फिब्रिनोजेन, राइट। ये होता है जो कि होता है आपका सॉल्युबल फॉर्म में, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये जो स्टेप्स चलती हैं इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है आपका फिब्रिन में। Now these are insoluble and these are your fiber like stuff, जैसे धागे होते हैं फिलामेंट्स, उस तरीके से होता है। तो ये चोट को एकदम कवर कर देते हैं मैश जैसा स्ट्रक्चर बना के, छन्नी जैसा बना के, ताकि आगे फर्दर आरबीसीज निकल ना पाए। और इस तरीके से आपकी ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, यानी कि ब्लड जो बह रहा था वो रुक जाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड टू थ्रोम्बोसाइट्स। एक चीज और कि इनका नंबर क्या होता है, इनका नंबर होगा आपका 1.5 लाख से, ठीक है, लगभग 3.5 लाख तक जाता है। यू मस्ट हैव हर्ड कि जब किसी को डेंगू होता है, डेंगी भी कहा जाता है कई बार, सो इट्स वन एंड द सेम थिंग। जब डेंगू होता है तो काफी सारे लोगों के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो तब उनको प्लेटलेट्स कम होने की वजह से क्लॉट ना फॉर्म होने का खतरा होता है, तो इसलिए तुरंत उनको प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो
दिस इज ऑल अबाउट योर फॉर्म्ड एलिमेंट्स। आई होप आपको क्लियर होंगी चीजें। अगर नहीं है प्लीज कमेंट करके बताइए क्या मिसिंग है या क्या और ऐड कर दिया जाए, ताकि आपके लिए जो पढ़ाई है वो सिंप्लीफाई हो जाए। आवर गोल इज जस्ट टू सिंप्लीफाई लर्निंग फॉर यू ऑल फ्रॉम एनसीईआरटी, बिकॉज कहीं ना कहीं एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑन कंप्लीटली अनदर लाइंस, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एनसीईआरटी की जरूरत क्या है, या एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ के नहीं होता है। एज फार एज बायोलॉजी इज कंसर्न, पिछले सालों का जो अगर आप पैटर्न देखोगे वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। सो एनीबॉडी हु सेज कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होगा, प्रोबेबली डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है, प्रोबेबली एंटायरली कुछ और के जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे उनमें हो सकता है, बट बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं, जो आप ये सोचते ना कि अरे ये क्वेश्चन बाहर से आया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी 9, 10, 11, 12 की देखोगे ना, वो कभी ना कभी आपको पढ़ाया गया था, बट वो कभी दिमाग से स्किप हो गया, या उस पे बेस कोई लॉजिक या एप्लीकेशन आ गई तो वो स्ट्राइक नहीं करेगी। बट जनरली ये चीजें हम अपनी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। एंड एनीबडी हु सेज बायो के लिए एनसीईआरटी मत पढ़ो, प्लीज डू नॉट लिसन टू देम। स्टडी एनसीईआरटी, मेक श्योर यू रीड इट। जब तक समझ में नहीं आता तब तक पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा ये होता है कि जब भी आप पढ़ते हो आपको चीजें पता चलती हैं, यू फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग, है ना। एक पत्थर पे रस्सी बार बार जब घिसती है तो उस पे भी निशान बन जाते हैं। तो आप तो इंसान हो, है ना। द मोर यू रीड द मोर बेटर यू विल अंडरस्टैंड। सो प्लीज कंटिन्यू विद दैट, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं आपको नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए प्लीज इसको एक बार पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि आपके लिए इजी हो जाए जस्ट टू रिवाइज अगेन इन फ्यूचर। क्वेश्चंस मिलते हैं, सॉल्व कर लीजिए। कोई नहीं होता है तो फिर से मुझे कमेंट करके बताइए। आई रियली लव रीडिंग ऑल योर कमेंट्स। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, आप इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। सो इट रियली मेक्स आवर डे, ठीक है। सो कीप रीडिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस। टेक केयर, थैंक यू।